दोस्तों नमस्कार। इस हॉपकास्ट में आपका स्वागत है। मैं दीपेंद्र चौबे और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जो खास करके मेडिकल की तैयारी करते हैं और इंडिया में पढ़ाई करना चाह रहे हैं और कई सालों से साल दर साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है या फिर प्राइवेट कॉलेज अगर उनको चूज करना है तो किस तरीके से चूज करें, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और आज हमारे जो गेस्ट हैं इस फील्ड के काफ़ी महारत हासिल किए हुए हैं और इंडियन काउंसलिंग के काफ़ी एक्सपर्ट हैं और पिछले 10 सालों से बच्चों को अलग अलग सिटी में जाके अलग अलग बड़े बड़े जो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके साथ एसोसिएट होकर उनको इनको वहाँ पे सेमिनार के लिए या काउंसलिंग के लिए टाइम टू टाइम बुलाया जाता है और ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस बच्चे को किस स्कोर में कौन सा स्टेट मिल सकता है, किस स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या बॉन्ड शाइन होता है, या फिर कैसे बॉन्ड अगर टूटता है तो उसके ऊपर कितने के फाइन देने पड़ सकते हैं। और हर बच्चे का एक तमन्ना है, जो बच्चे इतने दिनों से नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता ही है कि इस साल तकरीबन 25 लाख बच्चे नीट एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं, जबकि सीट्स तकरीबन 1,20,000 है। तो उसमें से 1,20,000 बच्चों को ही सीट मिल सकता है। लेकिन आपको सीट को कैसे लेना है, किस स्टेट में किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, आपको ऑप्शंस कैसे कैसे डालने होंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो आइए हम अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं। सचिन चौधरी जी हैं और एमबीबीएस इंडिया के बहुत बेस्ट काउंसलर में से एक हैं। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे पॉडकास्ट को हॉपकास्ट को देख रहे हैं और खास करके जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं सालों से और एक उनका सपना है कि हम इंडिया में मुझे सीट्स मिल जाए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, तो उन बच्चों को किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बहुत गलतियां हो जाती हैं क्योंकि उनके पास पढ़ाई में बिजी रहते हैं, पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं होता है कि कॉलेज या स्टेट्स के बारे में उनके पास पूरी रिसर्च हो। तो बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन के समय किन किन बातों को ख्याल रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, और आगे आप पूरी बताइए कि बच्चों को कैसे कैसे एमबीबीएस में सीट्स मिल सकता है इंडिया। देखिए सर, इंडिया में एमबीबीएस में यदि आपको सीट लेना है तो उसका एक ही सिंपल तरीका है, आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही रहेगा। हर साल का एक कट ऑफ क्राइटेरिया होता है। लाइकली यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, 137 मार्क्स था आपका जनरल ओबीसी के लिए, 107 एससी एसटी के लिए था। आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, उसी के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं या बीडीएस कर सकते हैं। ठीक है। या अदर जो कोर्सेज हैं आपके, लाइक डॉक्टर लेवल के जो कोर्सेज है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीबीएससी, जो भी कोर्सेज है वो आप कर सकते हैं। कुछ जगह से बच्चों को कॉल भी आते हैं कि यदि आप जस्ट क्वालिफाई नहीं है तब भी हम आपका एडमिशन करा देंगे, ये वैलिड नहीं है। ओके। सबसे पहली चीज तो ये होती है। तो मतलब ऐसे कॉल आते हैं क्या? सर आते हैं बच्चों के पास, Okay. मेरे पास भी कॉल आते हैं बच्चों के कि सर अभी हमें बीएमएस करना है, हम तो जस्ट क्वालिफाई भी नहीं है, क्या करें। तो ये चीजें आज से 2-3 साल पहले हो जाता था बीएमएस में, बट अब बिल्कुल भी नहीं है। आपको यदि एमबीबीएस बीडीएस कोई भी कोर्स करना है तो क्वालिफाई होना कंपलसरी है इंडिया के लिए। अच्छा। एब्रोड आप जा रहे हैं वो एक अलग मैटर है, वहां पर क्या रूल्स। नहीं, 2019 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया कि अब्रॉड में भी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। यस सर, वो कंट्री टू कंट्री अलग रूल्स है। बिल्कुल। लाइक इंडिया का जो रूल है वो नीट क्वालिफाई होना आपका बिल्कुल कंपलसरी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो बच्चा नीट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि नहीं आ रहे तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। इंडिया में हर स्टेट में अलग अलग सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। हर स्टेट का अपना कोटा है। यदि हम स्टेट टू स्टेट बात करेंगे तो स्टेट के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेटों में कितना क्या रहता है, रेगुलेशन वगैरह रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आज बात करते नहीं, एक चीज जरा बच्चों को ये भी बता दीजिए। आपने 2-3 चीज बताया कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सीट्स है, सेमी गवर्नमेंट सीट्स है, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके भी सीट्स हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी की है। तो ये सेमी डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और गवर्नमेंट तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे समझ जाते हैं, उनको पता है कि ये कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। ये सेमी गवर्नमेंट को कैसे बच्चे समझे? देखिए सर, सेमी गवर्नमेंट जो वर्ड होता है, सेमी गवर्नमेंट लाइक एक ट्रस्ट संस्था के द्वारा कोई कॉलेज चलाया जाता है, वो है। यदि मैं बात करूं आपके स्टेट की, यूपी की, तो यूपी में कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ओके। आपके राजस्थान में जरूर है। राजस्थान में कुछ कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनमें 3 तरह से सीटें होती है। किसी भी कॉलेज में, इंडिया में कोई भी यदि कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज में 2 तरह की सीटें हैं। जनरली सब कॉलेजों में 2 ही तरह की सीटें होती हैं। पहली होती है नॉर्मल सीट, जो 50,000, 60,000, 70,000 या 1 लाख रुपीज तक फीस है। सेकंड होती है एनआरआई सीट। एनआरआई सीट का 1 CR तक बजट जा रहा है। लमसम स्टेट में एनआरआई सीटें हैं।
यूपी को छोड़ के, यूपी में एनआरआई सीट भी नहीं है। ओके। बट राजस्थान ऐसे स्टेट है वहां पर 3 तरह की सीटें हैं। फर्स्ट नॉर्मल सीट है, 68,000 फी है। सेकंड सेमी गवर्नमेंट सीट है, उसी कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट है। अच्छा। इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया हुआ है राजस्थान के अंदर, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों को छोड़ के बाकी कॉलेजों में अपन मान लेते हैं कोई भी कॉलेज है उसमें 100 सीट है, 100 में से 15% सीट है वो तो आपकी जाएगी ऑल इंडिया कोटा से, जिसमें ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा कहीं से भी आ सकता है। लाइक यूपी बिहार का बच्चा, झारखंड कर्नाटक का बच्चा आपका वहां एडमिशन ले सकता है। सेकंड 15% तो आपका हो गया गवर्नमेंट सीट, ऑल इंडिया से आ रहा है। फिर 15% जो रह गया, जो 15 सीटें रहेगी वो रहेगी एनआरआई उनकी। ओके। तो 15 और 15 30 सीटें होगी आपकी कंप्लीट। देन उसके बाद बचती हैं आपके पास 70 सीटें टोटल। उन 70 में से 35 सीट के ऊपर तो वो लोग पढ़ा रहे हैं 68,000 फीस पे, जो बेसिक फी है वहाँ की राजस्थान की। और जो 30 मतलब 70 में से 35 सीट के ऊपर तो वो हो गया, और 35 जो सीट्स हैं आपकी उसके ऊपर क्लियरली आपको 8,68,000 रुपए देना पड़ता है। 8,68,000 पर एनम का फी पर है। एनम फी है सर। ओके। वो सेमी गवर्नमेंट हो गया, क्योंकि Okay. राजस्थान में जो प्राइवेट कॉलेजों की फी है वो 15 लाख एंड अबाव है। 15 लाख प्लस ओके, 15 लाख प्लस हॉस्टल। ओके। देन सिंगल कॉलेज है जिसका 15 लाख है महात्मा गांधी का। देन उसके बाद जो भी कॉलेजेस आते हैं उनके सबकी 20, 18, 19, 20 और 20 प्लस है फीस। ओके। तो इसलिए अपन मानते हैं कि वहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसके अंदर जो सीट है उसको सेमी गवर्नमेंट सीट। ये आपके बहुत सारे स्टेट है जिनके अंदर सेमी गवर्नमेंट का फंडा है। जैसे गुजरात में है, गुजरात में भी आपका गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट दिया हुआ है। राजस्थान में है, केरला, कर्नाटका और जो ये साउथ के जो स्टेट है इनमें थोड़ा सा अलग पैटर्न चलता है। कुछ बच्चों को यहाँ से बोल के कुछ कंसल्टेंट भी बोल देते हैं, और वैसे भी बच्चों को बोला जाता है कि हम आपको, बच्चे भी देख लेते हैं, मेरे पास भी कॉल आता है कि सर बेंगलोर में तो 1.5 लाख की फीस है, कर्नाटक में तो 2-2.5 लाख रुपए फीस है, या तमिलनाडु तेलंगाना में तो 2-2 लाख रुपए फीस है। देखिए सेमी गवर्नमेंट सीट का एक फंडा होता है क्लियर, जिस स्टेट के आप हैं डोमिसाइल है आप वही बच्चा उसके लिए एलिजिबल है, अदर स्टेट का बच्चा एलिजिबल नहीं है। ओके। आज यदि मैं राजस्थान से हूँ तो ही मैं राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट सीट ले सकता हूँ, यूपी का बच्चा आगे नहीं ले सकता। यही चीज केरला, कर्नाटका और साउथ के स्टेट्स में है। वहां पर किसी भी कॉलेज में 3 तरह की फीस है प्राइवेट कॉलेजों में भी। सबसे पहले जो फीस होती है वो होती है वहां पर गवर्नमेंट फी, जो प्राइवेट कॉलेज में 2 से 2.5 लाख रुपए में वो लोग पढ़ाते हैं। फिर होती है एक मैनेजमेंट फीस। मैनेजमेंट फी में वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट फी होती है तो 10 लाख, 12 लाख या 13 लाख रुपए फीस होगी स्टेटों में। फिर एक होती है मैनेजमेंट, जो इंस्टीट्यूशन कोटा सीट होती है एक तरह से, या एनआरआई सीट बोल सकते हैं हम उसको, मैनेजमेंट प्लस एनआरआई। वो 30 से 40 लाख रुपए होती है। ज्यादातर क्या होता है कि बच्चा अपने अदर स्टेट से जाता है तो वो नॉर्मल जो बी कैटेगरी की जो सीट है उसी के ऊपर जाता है, 10 से लेकर 12-13 लाख रुपए फीस पे। और वहां का जो बच्चा है वो उसी सीट के ऊपर 2 लाख रुपए में पढ़ता है। ये है मामला। हाँ। तो आप अब इसको, ये तो था एक थोड़ा ब्रीफिंग था। जब हम स्टेट वाइज करेंगे तो एक एक स्टेट में क्या कितने सीट्स है, क्या कॉलेजेस हैं, उसका भी थोड़ा बहुत आप बताएंगे ही। तो आप ये बताइए कि बच्चे एमबीबीएस के पीछे इतने पागल क्यों हैं? सर देखिए एमबीबीएस एक रेपुटेड डिग्री है। लाइकली हर बच्चे का, जो बच्चा मेडिकल ले रहा है उसका सपना ये है कि उसको डॉक्टर बनना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसका एमबीबीएस ही होता है। देन उसके बाद में इन कंडीशन बच्चे का नहीं हो पा रहा तो वो अदर कोर्सेज के लिए जाता है। और इंडिया में डॉक्टर डिग्री की वैल्यू सबसे ज्यादा है, एक तरह से सबसे, मतलब डॉक्टर को ऐसे भगवान के तौर पे माना जाता है। इस वजह से बच्चे फ्यूचर बनाने के लिए पागल हैं, और है भी अच्छा, मतलब प्रोफेशन सबसे बेस्ट प्रोफेशन माना जाता है डॉक्टर। मतलब इसको नोबेल, एज ए नोबेल प्रोफेशन इंडिया में, इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया में इसको एज ए नोबेल प्रोफेशन माना जाता है, और एक रेपुटेशन है। और इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी डॉक्टर बने। तो सचिन जी एक चीज बताइए कि ठीक है अभी नीट का एग्जाम बहुत पास में है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, जुलाई से एडमिशन के प्रोसेस भी शुरू हो जाएंगे। यस सर। और बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्टेट का फॉर्म फिल करना है, क्या सिर्फ नीट के फॉर्म फिल कर दिए तभी मैं पूरी इंडिया के लिए एलिजिबल हो गया, या अलग अलग स्टेट्स के भी अपने कॉलेज के अपने फॉर्म्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उसको भी फिल करना पड़ता है। तो बच्चे कहाँ, आपका जो अनुभव है, बच्चे गलती कहाँ कहाँ करते हैं जब फंस जाते हैं? एडमिशन भी मिल जाता है, पैसे भी लग जाते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन उनको पता नहीं रहता है। तो बच्चों को किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, कि बच्चे को क्या क्या देखना चाहिए, किन किन चीजों को फोकस में रख के एडमिशन प्रोसेस शुरू करना चाहिए? आज अपन बात करते हैं सर इसमें, इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेज है, क्या डिफरेंस है दोनों में, उसके बारे में बात करते हैं। उसके साथ में एमबीबीएस कोर्स का डिटेल से रिलेटेड कि आपके पास में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन बच्चा एमबीबीएस दे सकता है, कौन नहीं दे सकता,
देन इसके बाद में एडमिशन प्रोसेस क्या है, जैसे आपने पूछा कि एडमिशन प्रोसेस मतलब कौन से स्टेट का एलिजिबल होना है बच्चे का होता है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कर्नाटक है, केरला है, वो नीट के फॉर्म से के साथ में ही एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करा देता है रिजल्ट ओके से पहले ओके या एग्जाम से पहले ही। तो उसका भी बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। आज आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आप एलिजिबल ही नहीं हो उस चीज के लिए। भले नीट में आपके जितने भी मार्क्स हों। ये सर नीट के मार्क्स से कितने भी हो, बट आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको सीट कैसे मिलेगा? मतलब उनके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नीट के साथ साथ उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलता है वो कंपलसरी है वो भी कंपलसरी है। सर देखिए वही बात आ गई, आपने नीट का फॉर्म फिल किया, नीट का एग्जाम दिया, आपका फर्स्ट मेरिट आ गया 722 720 आ गया, आपने एमसीसी की काउंसलिंग ही नहीं कराई, आपने स्टेट की काउंसलिंग ही नहीं कराई कॉलेज, तो आपको घर आके तो कोई कॉलेज देगा नहीं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आपको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ठीक है। कुछ कॉलेजों का फीस भी ज्यादा है। जनरली अपन मानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस बच्चा सोचता है सर 5,000 से 10,000 होगा या 1 लाख रुपए होगा, बट इंडिया में ऐसे भी कॉलेज हैं जिनका गवर्नमेंट कॉलेजों की फीस 3.5 से 4 लाख 5 लाख है। अच्छा, अपन उसके टॉपिक पे भी बात करते हैं। और कुछ बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए इसमें, तो उन चीजों के बारे में एक बार पूरा बात करते हैं प्लीज। यस, देखिए सबसे पहले तो सर एमबीबीएस, एडवांटेज ऑफ एमबीबीएस इन इंडिया। इंडिया में क्या बेनिफिट है, मतलब एमबीबीएस यदि इंडिया से करते हैं तो क्या है? इंडिया में सबसे पहली बात यह है कि इंडिया की जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। ठीक है। आप कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में आप डॉक्टरेट कर सकते हैं। प्लस पेशेंट फ्लो की कोई कमी नहीं है इंडिया में। एजुकेशन पैटर्न बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ पर जो इंटर्नशिप किया जाता है वो रियल लाइफ है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वहां पर पेशेंट मतलब मिलते नहीं है, प्रॉपरली पेशेंट फ्लो का नहीं है, बट इंडिया में ये चीज का कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर क्या है, जो इंडिया से जो बच्चा कर रहा है तो वो डिजीज पैटर्न सेम है, एजुकेशन सेम है, प्लस होल ड्यूरेशन कोर्स है आपका 54 मंथ का कोर्स है और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप है। 5.5 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप इंडिया से करें। इंडिया नहीं होता तो फिर देने का अलग ऑप्शन। इंडिया में यदि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूँ तो टोटल मिला के 706 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला के 706 कॉलेजेस है, जिसमें से 1,08,915 सीट्स थी जिनके ऊपर लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी 2023 में। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 389 है और प्राइवेट की बात करें तो 317 कॉलेजेस प्राइवेट थे। बट अभी एनएमसी का एक नया नोटिफिकेशन आया था, उसमें 112 कॉलेजों को ऐड किया गया है, न्यू 112 कॉलेजेस को ऐड किया गया है। वो हर स्टेट में से अलग अलग लिए हैं, जैसे राजस्थान से 11 लिए हैं, उत्तराखंड से 2 कॉलेजेस लिए गए हैं। तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नोटिफिकेशन किया है उन्होंने कि हम टोटल मिला के 112 कॉलेजों को और ऐड कर रहे हैं। जो अपनी सीट है 1,08,000 सीट थी, अब ये बढ़ के मे भी है 1,22,000 के आसपास में सीटें बढ़ने की संभावना है। तो आप ये मान लीजिए कि इस बार जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा 25 लाख एंड अबाउट स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, तो 1,22,000 के आसपास में सीटों के ऊपर पार्टिसिपेट करेगा इसमें। बिल्कुल। इंडिया में सबसे टॉप कॉलेज की यदि मैं बात करूँ, दिल्ली एम्स सबसे टॉप है, जिपमर है, आपके जैसे वाराणसी में बीएचयू है, टॉप कॉलेज है, एएमयू है, इसके अलावा चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, आपका एसएमएस है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप है। जैसे प्राइवेट के लिए मैं बात करूँ तो केएमसी मेडिकल कॉलेज मणिपाल है, मैंगलोर है, अमृता मेडिकल कॉलेज है, ये टॉप क्लास कॉलेज है जिनको इंडिया के सबसे टॉप कॉलेजों में काउंट किया जाता है। और हर बच्चे का सपना है कि मुझे इन कॉलेजों में एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की। देखिए मिनिमम 17 ईयर बच्चे की एज होनी चाहिए। 2024 के रिगार्डिंग जो बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है 31 दिसंबर 2007 तक का यदि किसी बच्चे का बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो बच्चा एलिजिबल है। 1 जनवरी 2008 भी यदि किसी स्टूडेंट का है तो वो एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। सबसे पहला तो ये है सर। सेकंड, बच्चे के पास में पीसीबी होना कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना कंपलसरी है। यदि मैं पहले की बात करूं 18 के आसपास में एक नोट लगा हुआ था एडिशनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो अभी तक कोर्ट में केस पेंडिंग था, अब वो कोर्ट में केस क्लियर हो चुका है। अब बच्चों को 11th में बायो लेना कोई कंपलसरी नहीं है। यदि किसी अलग स्ट्रीम से बच्चा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ओनली 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश होना चाहिए। मतलब एडिशनल भी आपके पास बायोलॉजी है तभी भी आप एलिजिबल हैं। आज आप इंजीनियर बनने की सोच रहे थे लास्ट ईयर तक, आपको इंजीनियरिंग में जाना था, बट क्या हुआ कि एकदम से आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं मुझे अब डॉक्टर बनना है। एक ओनली एक सब्जेक्ट एडिशनल बायो लीजिए, आप एग्जाम दीजिए और आप नीट के लिए एलिजिबल है। ये सबसे मेन पॉइंट अभी चेंज हुआ है। ओके। थर्ड, आपका एज क्राइटेरिया क्लोज हो चुका है। पहले जो 25 ईयर एज का जो क्राइटेरिया था, अब आप 50 साल 60 साल की उम्र में भी डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब अपर एज लिमिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बट सर वो अपर एज लिमिट क्लोज हो चुका है, बट कुछ कुछ कोर्सेज में लाइक बीएमएस के भी कोर्सेज हैं, एमबीबीएस में भी कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे आपका दिल्ली एम्स है या और भी बहुत सारे सेंट्रल के कॉलेजेस हैं, जिसमें एक एज क्राइटेरिया है अभी भी कि 25 से ऊपर एज के बच्चों को हम नहीं लेंगे।
बट लोकल जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं स्टेट के, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बिल्कुल। कॉलेजों में भी क्राइटेरिया है इस ओके। चीज का, बाकी अदर में आप ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बच्चों को उन कॉलेज को विजिट भी कर लेना, वेबसाइट विजिट करना चाहिए आपको वेबसाइट कि किस कॉलेज में क्या एज लिमिट है, कंफर्म हो लेना चाहिए। एक चीज होता है सर कि आपका 12th का मार्क्स, बच्चे के यदि 50% मार्क्स हैं 12th में, तो आप नीट के पेपर के लिए एलिजिबल है। ठीक है। यदि कोई भी कैंडिडेट है जिसके 50% नीट में बनती है, तो वो बच्चा एलिजिबल है। जैसे अपने आईआईटी के लिए 75% माना जाता है, एनआईटी वगैरह के लिए 60% माना जाता है, तो उसी तरह से 50% आपका नीट के लिए माना जाता है। ठीक है। बट यदि किसी बच्चे के 700 में 700 नंबर आते हैं, 720 में से 700 मार्क्स आते हैं, और उसके 55 भी परसेंट है, तो भी वो एम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तभी भी एम्स के लिए नहीं है सर, क्योंकि एम्स का जो क्राइटेरिया वो सबसे अलग है। वहां पर 60% मांगा जाता है। तो बच्चे को पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। मिनिमम 60 तो आपका हो। आपके नीट में नंबर लाने से 60% आ जाने से आपको हर कॉलेज में एलिजिबिलिटी बन जाती है। यस सर। मतलब कुल मिला के नीट में नंबर लाना जरूरी नहीं है, आपको बोर्ड में भी लाना, बोर्ड में भी लाना है। यदि आपका गलती से 59% आता है और 720 में से 700 मार्क्स आते हैं, तो आप किसी भी एम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल है, बट एम्स के लिए नहीं। तो ये चीज भी आपकी बहुत जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। हाँ। आपने पेपर भी दे लिया, एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, सब हो गया, आपका रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ क्राइटेरिया होता है जो हर साल चेंज होता है। जैसे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट में 137 था, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 107 था। हर साल सर चेंज होता रहता है। यदि मैं बात करूं 2017 की, तो ये 131 नंबर था। फिर बाद में वापस कम हो गया 2018 में, 2021 में 138 था, 22 में आपका 117 रह गया था, फिर 137 था। और मैं भी इस बार जिस हिसाब से बच्चे बढ़े हैं 25 लाख एंड अबव जो स्टूडेंट हुए, इसकी वजह से मैं भी है कि ये इस बार बढ़कर 140 प्लस हो जाएगा। 145 प्लस मार्क्स चाहिए। 145 के आसपास जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 145 के आसपास जाएगा। 145 के आसपास रहेगा। ओके, ठीक तो है। मतलब बच्चे ये जो बच्चे ये दिमाग में लेके बैठे हुए कि नहीं यार लास्ट ईयर की तरह ही 137 नंबर लेके आ जाऊंगा तो पास होके मैं प्राइवेट ले लूंगा, ऐसा नहीं होगा। 140 प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब ये एग्जाम्पशन है कि 140 के आसपास, मिनिमम 150 का टारगेट तो आप रखो, बिल्कुल, तभी जाके आपका आगे सेट हो। तो 150 पे भी बच्चों को कॉलेज मिल जाता है सर? लास्ट ईयर 137 पे भी मिला है सर। ओके। देखिए एमबीबीएस में दो ही चीज होती है, चाहे तो बच्चा पढ़ाई कर ले या फिर पापा पैसे दे। क्लियर है सर? यदि बच्चा डोनेशन दे रहा है 1 CR दे रहा है किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो वहां पर आराम से डोनेशन दे रहा है कि फी लगता है उतना? सर देखिए फी ही होता है मेनली, तो क्योंकि इंडिया में डोनेशन क्लोज हो चुका है। फीस की कॉलेज फीस को ही मैनेजमेंट के तौर पे ले लेता है। किसी कॉलेज की फीस है, कॉलेजों ने भी क्या सिस्टम किया हुआ है अभी कि हमारे यहाँ पर कॉलेज में 10 लाख रुपए फीस है, और एक मैनेजमेंट सीट है जिसको 35 लाख 40 लाख रुपए है। जैसे आप कर्नाटक को ही ले लीजिए। ये मैनेजमेंट कोटा वैलिड है? गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है? सर अप्रूव्ड है। ओके। जैसे मैं अभी कर्नाटक के लिए बात करता हूँ, कर्नाटक में जो फीस थी अभी बच्चों के लिए 10,92,000 लाइक 11 लाख रुपीज फीस थी। वही मैनेजमेंट कोटा की फीस 35 लाख रुपए थी उनकी, 40 लाख रुपए थी कुछ कॉलेजों की। उसको वो लोग पर एनम सर, उसको वो लोग बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा भी बोलते हैं और एनआरआई सीट भी बोलते हैं। इन कंडीशन एनआरआई तो इतने आएंगे नहीं, तो आप मैनेजमेंट में कर रहे हैं। फिर होती है सर बार्गेनिंग। 1.5 करोड़ से ऊपर फीस हो जाती है, उसको बार्गेनिंग करके डिमांड एंड सप्लाई वाला मैटर है। इन कंडीशन डिमांड ज्यादा है तो पैकेज हाई हो जाएगा, इन कंडीशन कम है तो पैकेज लो 1 CR से लो भी आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, और आप एडमिशन कैसे करवा रहे हैं, किसके थ्रू करवा रहे हैं, वो सब लिंक के थ्रू होता है। तो वो सबसे मेन चीज होती है कि आप कहीं पर भी ले रहे हैं। यही चीज आपका डिम में है, जो डिम्ड जो यूनिवर्सिटीज है उनमें सब यही चीज होती है। ओके, ठीक है। एक होता है सर रिजर्वेशन कोटा, लाइक हम बात करते हैं जनरल, SC ST OBC EWS कैटेगरीज को अलग अलग काउंट किया जाता है। तो जनरल के लिए तो देखिए कोई कोटा होता ही नहीं है। EWS इकोनॉमिकल वीकर को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसके अलावा SC ST और जो OBC का बचता है उसमें ST का 7.5 है, SC का 15% है और OBC का 27% है। आपने भी देखा होगा सर फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम पे OBC के सामने NCL लिखा हुआ है। कुछ बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है कि OBC CL क्या NCL क्या होता है। NCL नॉन क्रिमिनल होता है, लाइक जिनकी पेरेंट्स की इनकम 7 लाख एंड अबाउ है, लाइक वो टैक्स के क्राइटेरिया में आते हैं, वो लोग OBC NCL में नहीं आते। NCL में वही आते हैं जिनका टैक्स के क्राइटेरिया में नहीं आते। कुछ गवर्नमेंट स्टूडेंट की भी होती है कि नहीं मेरे फादर तो 3rd ग्रेड टीचर है, बट हमारा तो जो सैलरी जो बन रहा है वो तो 10 के आसपास में बन रहा है, 9 के आसपास बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसमें भी नियम बना रखा है
कि यदि कोई बंदा मतलब किसके गार्जियन है वो थर्ड ग्रेड से भर्ती हुए हैं और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट हुए हैं, तो वो एनसीएल में ही काउंट किया जाएगा, उसको सीएल में नहीं किया जाएगा। ओके। चाहे उनको कितनी भी सैलरी मिलती है, उनका कितना भी आईटीआर जा रहा है। तो ये रूल एक अलग से निकाला गया ओके। है। ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसमें 7.5 से नीचे वालों को ही काउंट किया जाता है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए अलग से रिजर्वेशन है, 5% का कोटा अच्छा, अलग से हाँ। रिजर्वेशन है, जो हर कैटेगरी वाइज होता है। लाइक जनरल में भी है, ओबीसी में भी है, एससी में भी है, एसटी में भी है। अब मानो एससी की सीटें हैं, फिजिकल हैंडीकैप का 5% उन्होंने रिजर्वेशन बेनिफिट दे दिया, वहां पर बच्चा नहीं पहुंचा, इतने बच्चे तो आएंगे नहीं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो उनको एज ए नॉर्मल एससी वाले कैंडिडेट को सीट दी गई है। ओके। रिजर्वेशन में क्या होता है, किसी भी स्टेट में यदि रिजर्वेशन कैटेगरी है 100 सीटें, इनको बांट दिया इन्होंने। अब उस स्टेट में लाइक एसटी के बच्चे, अब उनको लेना था एससी के 15 बच्चे लेने थे। अब 15 में से क्या हुआ कि 10 ही बच्चे सिलेक्ट हो पाए। अब वो 5 सीटें तो वेस्टेज नहीं होंगी, तो सबसे पहले कैटेगरी टू कैटेगरी ट्रांसफर होती है। लाइक एसटी की जो सीट होगी वो सबसे पहले एसटी में जाएगी, एसटी वाला भी नहीं मिले मतलब पूरे बच्चे, तो वो ओबीसी में जाएगी, और ओबीसी वाले भी नहीं मिले तो उस सीट को जनरल काउंट किया जाएगा। इसलिए ये सारी सीटें क्या कन्वर्ट होती रहती हैं एक दूसरी सीटों में जा। अब नीट में लास्ट ईयर जो बच्चे थे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 25 लाख एंड अबव स्टूडेंट्स को कॉलेजेस मिले थे। ठीक है। अब जैसे रिजल्ट भी आ गया आपका, मेरिट वगैरह भी आ गई, ईयर इंडिया में जो कॉलेज में बच्चे मिले थे 610 नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था बच्चों को। ये जनरल वाले के लिए या सर जनरल के लिए? ओके। लाइक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये सेम ही होता है। जैसे जनरल में 610 था, ईडब्ल्यूएस में 607 था और ओबीसी में 610 ही था। अब एससी एसटी में जो 480 था और 445 था। इन कैटेगरीज में थोड़ा सा बेनिफिट और मिल जाता है बच्चों को जो डाउन रैंकिंग में हो जाता है। ये ऑल इंडिया कोटा से था। ठीक है। लाइक 15% जो सीट होती है उसके लिए ये क्राइटेरिया यही था। अब कुछ बच्चों के अभी कॉल आते हैं कि हमारे कितने नंबर होने चाहिए जिसके ऊपर हमें कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो देखिए दो चीजें होती हैं कि जनरल के लिए जो चाहिए वो तो मार्क्स से, पहली बात तो सर इसमें क्या है कि कभी भी आपके नीट के मार्क्स से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन जो होता है वो सब रैंक से होता है। लास्ट ईयर 1,08,000 सीटें थी, जिसमें से अपन मानते हैं कि 58 के अराउंड आपका गवर्नमेंट जो सीटें थी काउंटिंग करके 58,000 के आसपास में गवर्नमेंट सीटें थी। उस हिसाब से 24,000 साढ़े 23,000 रैंक तक का कट ऑफ गया था। लास्ट टू लास्ट जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ था वो 23,674 रैंक उस बच्चे का था, जिसका सिलेक्शन हुआ था। इस बार नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है, तो अपन एक आइडिया नहीं मानते कि 25,000 रैंक तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। तो क्लियर नहीं है, मतलब 1 से लेके 25,000 रैंक में अगर इसमें क्या है कि इस बार के लिए बच्चों के लिए बात करें तो 25,000 यदि रैंक होता है किसी बच्चे का, तो वो ये सोच सकता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया के थ्रू। स्टेट टू स्टेट ये मैटर अलग करता है। सबसे ज्यादा जो नंबर स्टेट हाई कट ऑफ जाता है वो दिल्ली का जाता है, गवर्नमेंट का। यस सर, 640 से ऊपर नंबर चाहिए आपको दिल्ली में यदि कॉलेज लेना है। 630 640 से ऊपर नंबर चाहिए। उसके बाद आपका राजस्थान भी है, बिहार भी है, यूपी भी है, ये स्टेट ऐसे, और एक केरला भी है। इन स्टेटों में भी ऑल इंडिया की जो कट ऑफ जाती है उसके बराबर सिमिलर जाती है, या फिर 600 प्लस मार्क्स ही चाहिए। कुछ स्टेट ऐसे भी है जैसे अंडमान है, आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बहुत सारी स्टेट है, आसाम हो गया आपका, या फिर आप तमिलनाडु तेलंगाना को अपन काउंट कर सकते हैं। इन स्टूडेंट के यदि बच्चा, जैसे अभी कोई कॉल आया मेरे पास में आया कि सर मेरे तो 570 नंबर आ रहे हैं या 590 नंबर आ रहे हैं, और मैं उसको मना नहीं कर सकता। अब मैंने उसको बोला कि 590 पे तो कॉलेज मिलेगा नहीं आपको तो 620 नंबर चाहिए। अब मैटर ये करेगा कि वो बच्चा कौन से स्टेट का है। यदि 590 नंबर ला रहा है और एमपी का बच्चा है तो उसको एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हर स्टेट का अलग क्राइटेरिया होता है। उस नंबर के अकॉर्डिंग उसको बच्चे को वहां पर कॉलेज मिलता है। ठीक है। यदि अंडमान का बच्चा है तो 350 नंबर पे भी सर उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, बट एलिजिबिलिटी उसको अंडमान की बतानी पड़ेगी उसके लिए। अब जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है हम उसकी बात करते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। काउंसलिंग जो होती है वो 2 तरह से होती है सर। सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग क्या 2 तरह से होती है। एक करता है एमसीसी काउंसलिंग करता है, जो 15% सीट के लिए काउंसलिंग करता है। ऑल इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट सीट होंगी उनका 15% जो काउंसलिंग होगा वो एमसीसी कंडक्ट करेगा। ये क्लियर मेंशन है, वो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो। ठीक है। देन एमसीसी 15% के बाद में डिम्ड जो कॉलेजेस हैं, टोटल मिला के इंडिया में 51 डिम्ड यूनिवर्सिटीज है। लास्ट ईयर आपका अमृता फरीदाबाद 51 लास्ट ईयर आप पहले 50 थी सर,
अभी अमृता को भी काउंट कर लिया था इन्होंने, तो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो सीटें होंगी टोटल, उनको भी एमसीसी की काउंसलिंग से ही काउंसलिंग होती होंगी। अच्छा। मतलब एमसीसी के अंडर में ही आएंगे। जो वेबसाइट है वो mcc.in है, उसी से पूरी काउंसलिंग होती है। उसके बाद में ESIC कोटा होता है, एम्प्लॉय सर्विसेज का ये कोटा होता है। इस कोटा में क्या है कि जिनके पेरेंट्स की इनकम 20,000 के बिलो है, लाइक वो किसी, यस सर, किसी प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते हैं, उनका PF और ESI कट होता है वहां पर, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और रेगुलरली में उनकी अटेंडेंस शो हो रही है। तो पहले ये क्राइटेरिया 3 से 4 साल का होता था, आपको शो करना रहता था कि ये आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं। बट अभी लास्ट ईयर से इसको 1 ईयर का कर दिया गया है। यदि बच्चा, अब हमारे पास में भी कॉल आते हैं, हम तो सबसे पहले यही चीज पूछते हैं बच्चे से कि आपके पापा क्या करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे के फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई सिक्योरिटी में काम कर रहा है, कोई टीचिंग में है, या किसी पेट्रोल पंप पे, होटल में, बिजनेस में है, तो उनका ESI कार्ड बना होता है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं, उस चीज का बेनिफिट नहीं करते। ओके, अच्छा, उसके बेनिफिट्स हैं सर। जनरल का मैंने आपको बताया 610 नंबर चाहिए गवर्नमेंट के लिए। ESI में यदि 550 नंबर भी आए हैं तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चे एग्जामिनेशन के बाद, नीट का एग्जाम हो गया, फॉर्म फिर नीट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आने से पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये नीट का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय भी इन सारी चीजों को देखना पड़ता है? नहीं सर, उसमें नहीं आती। एप्लीकेशन फॉर्म एक बेसिक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो फिर उनका रिजल्ट, नीट का उन्होंने एग्जाम दे दिया, एग्जाम के बाद उनका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं, उस समय इन सब चीजों को देखना है। यस सर। नहीं, जब आपने पेपर दे दिया, पहली बात तो जब आप एप्लीकेशन नीट का फॉर्म भर रहे थे, उसी टाइम से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो नीट में तैयारी में लगे रहते हैं, ध्यान नहीं देते इन चीजों का। जैसे मैं आज के टाइम की बात करूं, केरला और कर्नाटका का फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। दोनों स्टेटों ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर चुके हैं। लाइक आज यदि कोई यूपी बिहार का बच्चा है, वो कर्नाटक में फॉर्म भरना चाह रहा है, सॉरी कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहा है, या कोई कर्नाटक का बच्चा वो कर्नाटक में फॉर्म भरना चाह रहा है, तो वो ऑलरेडी अपना 2-2, 3-3 बार एप्लीकेशन ओपन कर क्लोज कर चुके हैं। ओके। अब यदि आज मेरे 600 में से, सॉरी 720 में से 590 मार्क्स आते हैं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे मिनिमम बजट पे जाऊंगा। मिनिमम बजट केरला का है। जब मैंने केरला का फॉर्म ही नहीं भरा तो वो मुझे कैसे लेंगे, उनको थोड़ी पता है कि मैं वहां जाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए बच्चे को क्या स्टार्टिंग से इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने काउंसलर से रखें, या आप खुद ही इंडिविजुअली आप यूट्यूब पे सर्च करें, या जहां पर भी आप सर्च करें, या किसी से भी आप गाइड ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन कब आते हैं, कैसे फॉर्म फिल किए जाते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। अभी सर केरला का फॉर्म था, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं, उन्होंने फॉर्म ही गलत भर दिया। उसमें एक NK2 करके ऑप्शन था, उसमें मतलब मैं आपको बात करूं, यदि 100 बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, उसमें से 30 बच्चों ने तो फॉर्म गलत फिल किया है। बच्चों ने साइबर कैफे पे जाते हैं, साइबर कैफे वाले को जो आया उसमें डाल दिया। सर देखिए, साइबर कैफे वाले का काम है ओनली टाइपिंग करके भरना। बिल्कुल। वो ये नहीं देखेगा क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कब क्या करना है। वो अपना टाइपिंग किया, उसने वही नाम पते बताया और उसने भर दिया और उसको दे दिया। अब उसमें बच्चों ने NK2 फॉर्मेट ही गलत किया हुआ है। आपके पास खुद के पास कॉल आए हैं, तो आप किसी भी बच्चे से एप्लीकेशन नंबर मांग लीजिए। आप 10 बच्चों को मांगेंगे, 10 में से मैं आपको बता रहा हूँ 4 या 5 बच्चों ने तो 10th 12th की मार्कशीट अपलोड कर रखी है, वो वैलिड ही नहीं है उसमें। ओके। तो बहुत बार क्या होता है, नीट में नंबर लाना जरूरी नहीं है, नीट में नंबर लाना तो सबसे जरूरी है, बट आप गलत तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, या आपको काउंसलिंग की नॉलेज कम है, या किसी चीज के गलत तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिए, उसकी वजह से बच्चा बाहर हो जाता है काउंसलिंग से। आपको मिलने वाला भी कॉलेज आपको नहीं मिल पाता, आपकी छोटी छोटी गलतियों से। इन गलतियों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। एप्लीकेशन टाइम पे भरे, फिल करें। अब जैसे मैंने आपको बताया ESIC कोटा, लास्ट ईयर मैंने वीडियो डाला था ESIC के रिलेटेड, मेरे पास में खूब कॉल आए, लास्ट में बाद में भी कॉल आए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद, कि सर मेरे पापा तो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका तो ESI कार्ड बना हुआ है, अब मैं क्या करूं। देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, उसी टाइम पे ESI के लिए वैलिड है। अच्छा, फर्स्ट राउंड में ही एलिजिबल है, उसके बाद में एलिजिबल नहीं होता। और एलिजिबल तो आप सब तब होंगे ना जब आप पहले उसके लिए फॉर्म भरेंगे। फॉर्म आपके नीट के रिजल्ट से पहले आ जाएगा। अब आधे बच्चों को तो यही होश नहीं रहता कि हमें भरना है नहीं भरना है। जब आपका ESI कार्ड है तो आप नंबर कितने भी आए उससे कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म तो भर के देखिए। तो ESI कार्ड होल्डर्स जितने हैं उनके कितने परसेंट रिजर्वेशन अलग है, कुछ परसेंटेज में? सर देखिए 330 के अराउंड सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, उसका 11 कॉलेजेस हैं। ओके। कॉलेजेस अलग से नाम दे रखे हैं। जैसे मैं बात करूं, राजस्थान में ESI अलवर है, ESIC बेंगलोर कॉलेज है,
ESIC फरीदाबाद है, इंडिया के अच्छा, top ये कॉलेज में ये काउंट अलग अलग कॉलेजेस ही खोल दिए गए हैं इसके लिए? देखिए किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, हम्म एम्प्लॉय सर्विसेज जो इंडिया जो हम्म फंडेड बॉडी है, उन्होंने हम्म क्या किया, उन कॉलेजों का नाम ESIC करके कर दिया है। इसमें क्या दो तरह से सीट है इन ESIC कॉलेजों में। एक होती है सीट जिसके ऊपर ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा आ सकता है और अपने स्टेट कोटा में भी वो बेनिफिट लेते हैं। ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, हर कॉलेज में से 15-20 सीटें निकाल के अलग से वो ESIC कोटा वाले बच्चों को देते हैं। अब इन कॉलेजों की जो फीस होती है वो हर स्टेट में नॉर्मल होती है। लाइक आज राजस्थान में भी ESIC कॉलेज है आपका, सॉरी हरियाणा में है, जैसे हरियाणा की भी बात करूं मैं, हरियाणा का जो ESIC कॉलेज है फरीदाबाद, उसकी 1 लाख रुपए फीस है हरियाणा में। हरियाणा का बच्चा कोई भी वहां पढ़ता है तो उसको 1 लाख रुपए फीस देना पड़ेगा वाह। उसको। बट यदि ESIC कोटा से कोई बच्चा है तो उसकी 24,000 फीस रहेगी। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिक्स है सर, 1 लाख। एक आर्मी कोटा भी होता है। सर एक आर्मी कोटा भी है। आर्मी कोटा का क्या बेनिफिट है इंडिया में आर्मी के रिगार्डिंग? अब बच्चे बोलते हैं FMC आर्मी कॉलेज है, आर्मी कॉलेज है। देखिए आर्मी कॉलेज है, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज है, बट उसमें नॉर्मल पीपल भी जा सकता है, एज ए सिविलियन भी जा सकता है। अच्छा। आज मेरे फादर यदि किसान है, कुछ मेरे नंबर अच्छे आ रहा है तो मैं FMC के लिए जा सकता हूँ। उसका एक प्रोसेस है, उसमें नीट का फॉर्म भरना है आपको, नंबर आपको 600 से ऊपर चाहिए, देन उसके बाद एक टोलर करके एग्जाम होता है, आपको वो देना है। तो उनका अपना एग्जाम होता है? यस सर, उसका एक अलग से एग्जाम है टोलर करके। तो क्या नीट के पहले होता है, नीट के बाद में? नहीं सर, नीट का रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग चालू होती है उसी टाइम पर उसको फिल करना रहता है। अच्छा। उसके बाद वो इनवाइट करते हैं आपको पुणे, आप पुणे जाएंगे। पुणे जाने के बाद में आपको फॉर्म पूरा टेस्ट लिया जाएगा। पहले एक टेस्ट होता है टोलर करके, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल नॉर्मल है, कुछ बच्चे सोचते हैं मेरे चश्मे लग रहे हैं, स्पेक्स हैं तो मैं नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मेडिकल है, उसमें कुछ जांच है, वो पहले नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि ये चीज आपका वैलिड होना चाहिए। इंडिया में यदि सबसे बेस्ट जो कॉलेज है दिल्ली एम्स को माना जाता है। यदि आप ये रियली में सेवा करना चाहते हैं तो FMC ज्वाइन कीजिए। FMC में डायरेक्ट आपका, जैसे आपने MBBS कंप्लीट किया, देन आपकी सीधी एज ए लेफ्टिनेंट आपकी जॉब लग जाती है। सिर्फ ये आर मेडिकल कॉलेज जो है, क्या सिर्फ पुणे में ही है कि और भी जगह पे? सर FMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में ही है। उसके अलावा स्पेशल एक आर्मी के लिए कॉलेज है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ACMS दिल्ली में है। अच्छा, हाँ। वो स्पेशल आर्मी के बच्चों के लिए, उसमें सिविलियंस नहीं जा सकते। सिविलियंस नहीं जा सकते। ओके, ठीक है। अब इस कॉलेज के लिए मैं बात करूं तो ACMS जो दिल्ली में है, इसके लिए एक फॉर्म आता है सर IPU। आपने आपने नाम सुना हो, दिल्ली में यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह। हाँ, बिल्कुल। उसके एप्लीकेशन क्लोज हो चुके हैं। अब यदि कोई बच्चा है, उसके फादर आर्मी में है या पैरामिलिट्री में, एयरफोर्स में है, नेवी में है, बच्चा MBBS की तैयारी कर रहा है, अब वो IPU का फॉर्म नहीं भरेगा तो वो ACMS के लिए एलिजिबल ही नहीं। आपको सबसे पहले तो IPU का फॉर्म भरना रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों ने अभी भी कॉल आ रहे हैं, उसकी डेट खत्म हो चुकी है कि सर हमने IPU का फॉर्म नहीं भरा, अब हम क्या करें? अब 2 महीने से फॉर्म चल रहा है। सचिन जी, ऐसा नहीं होता जहां पे बच्चे कोचिंग करते हैं, इतने रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने भारी भरकम मोटी रकम चार्ज करते हैं साल में, तो चूंकि पेरेंट्स तो अपने, कोई जॉब कर रहा है, कोई किसान है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, वो तो उसमें बिजी है। तो जो बच्चे उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के, तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा प्रोवाइड चीज नहीं करता है, काउंसलिंग सेशन या इस तरह की इंफॉर्मेशन कि इसका फॉर्म का डेट आया अब तुम फिल कर लो, या इसका फॉर्म का डेट आया अब तुम फिल कर लो? सर ऐसा नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन अवेलेबल कराते हैं सारी चीजें। वो लोग अपडेट के लिए सेमिनार भी करते हैं, मैंने खुद ने भी देखा, मैं खुद भी जाता हूँ कोचिंग वगैरह में, लेकिन बच्चे आते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं अरे काउंसलिंग तो नीट के बाद होगा, क्या मतलब है, हम अभी अपनी तैयारी करते हैं। हर नोटिस पीरियड पे लगाते भी हैं कोचिंग वालों का। आप नोटिस पीरियड जाके देखेंगे, जो नोटिस बोर्ड है उनका, उस पे आपको क्लियर मेंशन मिलेगा कि बेटा ये फॉर्म आ चुका है, आप इसको फिल कीजिए। बट बच्चे जानबूझ के नहीं करते, वो जाके चेक ही नहीं करते। उनको ये मतलब रहता है कि हमें तो नीट का पेपर देना है, 720 में से 600 नंबर लाने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाना है। बट जो नंबर आप ला रहे हो वो कहाँ यूज करोगे, वो चीज सबसे मेन है ना। तो बच्चों की गलती है उसमें, आधे से ज्यादा बच्चों की गलती रहती है। बच्चों के दिमाग में ये है कि मुझे 600 प्लस मार्क्स लानी है और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, मैंने नीट का फॉर्म फिल कर दिया तो मेरा एडमिशन के सारे प्रोसेस खत्म हो गए। अब मुझे जो भी फोकस करना है 6+ 650 700 जो भी मार्क्स की क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के लिए, वो मुझे मिल जाना चाहिए। और उन सबके बीच में ये सारी चीज बच्चे भूल जाते हैं कि कर्नाटका में अगर मुझे पढ़ने जाना हो तो फिर वहां का फॉर्म भरना चाहिए, केरल में जाना है तो केरल में, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में जाना तो उसका अलग होता है। जो आर्मी बैकग्राउंड हैं, आपने बोला IPU का, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म, SMS के लिए भी। तो ये चीज
ये तो बहुत बड़ा मतलब नहीं देखिए ये काफी मतलब इन्फॉर्मेशन का लैकिंग है इसके बीच में। सर प्रॉब्लम यही आती है, हम स्टार्टिंग से बच्चों को अपडेट करते हैं, मैं खुद भी वीडियोस डालते हैं, सारी चीजें अपडेट करते हैं कि देखो मार्क्स आना तो मैटर है ही, सही आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बट जो अपडेट आ रही है आप उनको तो फुलफिल कीजिए ना कम से कम। बिल्कुल। अब कोई बच्चा आर्मी बैकग्राउंड से है, अभी उसने नहीं किया, अब सेकंड में आपको बताऊं अभी उसने आईपीयू फिल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी आर्मी वालों को केएसबी के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना रहता है सर, अच्छा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड करके है, केएसबी वेबसाइट आती है अपनी, उसके ऊपर जाके आपको वेबसाइट पे अपलोड करना रहता है सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, एक सर्टिफिकेट बनेगा। अब यदि कोई बच्चा आर्मी बैकग्राउंड से है, वो केएसबी पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, तो इंडियन जो मिनिस्ट्री है उसको थोड़ी पता लगेगा ये बच्चा आर्मी से ये है। बच्चा आर्मी बैकग्राउंड का है कि कहाँ का है। उनको वो तो एज ए जनरल कैंडिडेट है ना, जब तक आप कोई फॉर्म फिल नहीं करेंगे या आप अपनी एलिजिबिलिटी शो नहीं करेंगे कहीं पर, तो आप किसी भी चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बच्चे उस चीज को भूल जाते हैं, जब काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड खत्म होने वाला होता है या फर्स्ट राउंड चालू हो जाता है, उस टाइम पे ध्यान देंगे कि नहीं हमने तो ये हमारा नाम कैसे नहीं आ रहा है इसमें। आपका नाम तो तब आएगा ना जब उसकी वेबसाइट ओपन हुई थी, तब आपको फिल करेंगे। बिल्कुल। तो बच्चे क्या गलती ये करते तो बच्चों से एक रिक्वेस्ट तो जरूर रहेगा कि जब वो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उस समय किसी न किसी एक एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लें, एक राय ले लें कि कहीं उनके फॉर्म फिल करते समय कुछ गलतियां ना हो जाए। मेरा तो मानना ये है सर, आप जब नीट का फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसी टाइम से आप कनेक्ट रहें, चाहे आप बाहर किसी एक्सपर्ट से रहें या आप अपने टीचर से रहें, बट आप किसी न किसी से कनेक्टेड रहें जो आपको अपडेट मिलती है। लाइक बहुत बार क्या होता है कि बच्चे, ऐसा नहीं है टीचर नहीं देते, टीचर भी नहीं, आप तो उस शहर से आते हैं जहां से कोचिंग हब माना जाता है आईआईटी और जेई मेंस का, तो क्या वहां पे काउंसलर भी रखे जाते हैं क्या? सर काउंसलर है, हर कोचिंग में काउंसलर है, लेकिन बच्चे अप्रोच नहीं करते हैं। सर बच्चे अप्रोच नहीं करते। मैं आज खुद बता तो देता बच्चे हूं। कहाँ भी क्लासरूम में तो जाते हैं ना? बस क्लासरूम जाते हैं, क्लासरूम से आ जाते हैं, मैंने खुद ने देखा है, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ। तो क्लासरूम में कोई बड़ी टीचर्स नहीं बोलता है कि ये इसका डेट आया सब है? बोलते हैं ना, क्लासरूम में भी बोला है, सर तब भी अपडेट बच्चे ध्यान नहीं किया, देते हैं। बच्चे ध्यान नहीं देते। आज मैं बता रहा हूँ कोटा में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें भी काउंसलर्स हैं, बहुत हाई लेवल पे काउंसलर्स हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। बट आप यदि किसी बच्चे को रोक के पूछेंगे ना कौन सी कोचिंग से हो, वो आपको नाम बता देगा कोचिंग का, इससे कि आपके नीट के काउंसलर उन सर का नाम क्या है, उसको पता ही नहीं पता है। बाहर से पब्लिक उनसे पूछने आ रही है, मतलब एक रेस में बच्चे चल रहे हैं, बस वो एक रेस में चल रहे कि रूम से सुबह उठना है, कोचिंग के क्लासरूम में जाना है, फिर वहां के जो लेक्चर सुनना है, फिर वापस आ जाना है। बीच में और कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाए या उसके ऊपर बातचीत किया जाए, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं इसमें। आधा कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो जाता है सर। आप ये देखिए ईएसआईसी कोटा में 330 सीट्स होने के बावजूद 550 कट ऑफ जा रहा है। अब जो बच्चा जिसके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं अंडर 20,000 क्राइटेरिया में आता है, इसका मतलब नहीं, 20,000 बिलो 20,000 में तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। बहुत आते हैं सर, बच्चों को आदों को नॉलेज ही नहीं होता। हमारे पास भी हर साल कॉल आते हैं कि हमने वो फॉर्म नहीं भरा। यदि बच्चों को इस बारे में नॉलेज हो कि ये भी एक कोटा है, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, प्राइवेट सर्विसेज वालों को, तो इसका कट ऑफ 640 650 जाना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई पेरेंट्स काम कर रहा है, उसका सैलरी अगर 20,000 बिलो है, वो भी इसमें आते हैं? सर 20,000 बिलो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी में सैलरी नहीं है। अच्छा, आप किसी भी जॉब में देख लीजिए, एज ए फोर्थ ग्रेड में भी देखते हैं तो वो भी अबाव ही मिलेगा। ठीक है, इस वजह से तो मेनली ये मान लिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट फर्म जो है रजिस्टर्ड फर्म है जिसमें मिनिमम 10 एम्प्लॉइज होते हैं, उसको ही इसमें काउंट किया जाता है। उसको काउंट कर लिया जाए। अच्छा, और किन किन चीजों को फॉर्म भरते समय बच्चों को ध्यान देनी चाहिए? फॉर्म भरते टाइम पे तो एप्लीकेशन एक अलग मैटर है। एप्लीकेशन लाइक आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा है, आपका नाम पता सही होना चाहिए, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने बहुत बार ये भी देखा है कि बच्चे का नाम 10th में अलग है, कुछ ऐसे मतलब टाइटल वगैरह हटा रखा है या लगा हुआ है, 12th में बच्चे चेंज करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो वहां पर क्लियर मेंशन होता है कि आपको 10th वाला ही नाम फिल करना है। ये आपका नीट के फॉर्म में भी आता है, हर जगह आता है। फिर भी बच्चे क्या करते हैं 12th वाला फिल कर देते हैं। जब आपको मेंशन किया हुआ है फिर उसको मेल डालते रहते हैं एमसीसी को कि हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो कुछ कुछ जगह पर क्या नॉलेज की वजह से बच्चे गलती करते हैं। तो आपको पूरा उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहिए कि क्या चीज मांग रखा है, क्या नहीं मांग रखा। बच्चे जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में रहते हैं कि सबसे पहले मैं भर दूं, मेरा सेंटर है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक फॉर्म की डेट है। आप तो 30 तारीख को रात को 9 बजे भी फॉर्म भरोगे ना, तो भी आपका सेंटर वही आना है जो 1 तारीख को भरो। ऐसा कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है।
अब ओके। बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर देते हैं, गलती कर वहां देते हैं। थंब लगाने हैं, फिंगर लगानी है, क्लियर उन्होंने एक्चुअली मेंशन किया बच्चों हुआ का है। एज भी तो बहुत कम ही रहता है ना, 17 ईयर्स के सर बच्चे देखिए, रहते हैं। ये तो पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए स्टार्टिंग पेरेंट्स से, को गाइड, जल्दबाजी न करें। पेरेंट्स तो एक होड़ में चल रहे हैं ना, एक रेस में चल रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि बस कोचिंग में डालो तो मेरा बेटा डॉक्टर बन ही जाएगा। नहीं नहीं सर, देखिए बच्चों की एज कम है, बट जब बच्चा डॉक्टर बनने वाला है ना, तो इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कम से कम, या इतना तो बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। बिल्कुल। क्योंकि आपकी जो 17 साल की मेहनत है ना, आप जो पढ़ रहे हो या यहाँ तक आपने क्लासेस किया है, 12 साल आपने पढ़ाई की है, वो यदि आपने एप्लीकेशन गलत कर दी तो सब बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम इस चीज पे तो आपको ध्यान अब देना चाहिए। बच्चे, ये तो हो गया जो एप्लीकेशन फिल करते समय इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। अब बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जिन बच्चों को मिल रहा है या जिन बच्चों को जाना है, गवर्नमेंट नहीं मिला और वो बैक नहीं है, मतलब गैप नहीं करना चाहते हैं, ड्रॉप नहीं करना चाहते, कंटिन्यूएशन में जाना चाहते हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या क्या चीज को देखना चाहिए अपने नीट के स्कोर के हिसाब से? मैं आपको वही चीज बता रहा था एक बार, नीट में जो क्राइटेरिया इन्होंने कर रखा है, एक बार वो उसके बारे में ही फिर वो प्राइवेट का आ जाएगा। ठीक है। जैसे डिम्ड का 100% सीट्स मैंने आपको बता दिया इसमें, केएसआईसी कोटा आपको बेनिफिट बताया मैंने। इसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं कुछ, जिसमें अपना एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम है, बीएचयू बनारस हिंदू है, और डीयू को काउंट किया जाता है। अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है सर, उसमें 50% कोटा मुस्लिम माइनॉरिटी को देते हैं। बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी में क्लियरली ओपन है, कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है। डीयू में दिल्ली का स्टेट कोटा मिलता है आपको, ऑल इंडिया से आपको कॉलेज मिल जाता है। एफएमसी पुणे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि एफएमसी पुणे का एक अलग ही क्राइटेरिया है, अलग एग्जाम होता है, सारा है। जिपमर के 2 कैंपस है, एक पौंडीचेरी है, एक कराईकल है, दोनों ही पौंडीचेरी में ही आते हैं वैसे। ठीक है। मेन अब दोनों कैंपस का क्या है कि पौंडीचेरी जो है ना वो सबसे पुराना कैंपस है, और इसमें पीजी का भी आपको इंटरनल कोटा मिलता है। ये रिसर्च के बेस के ऊपर चलता है जितना, तो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में काउंट किया जाता है। लाइकली ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो एयर 50 तक आते हैं इंडिया में, फर्स्ट रैंक से 50 रैंक, वो दिल्ली एम्स ना लेके जिपमर लेंगे, जिपमर लेते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो जिपमर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में बीएससी नर्सिंग वगैरह कुछ कोर्सेज हैं, जो भी आजकल जैसे दिल्ली की यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, या आपका बीएचयू हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी नर्सिंग नीट के मार्क्स पे भी नीट के मार्क्स पहले क्या होता था, अलग इंडिविजुअली एग्जाम होते थे, आजकल उसकी जगह वो नीट के मार्क्स से भी यहाँ पे होने लगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी उसी में काउंट किया जाता है। फिर बीएमएस बीएचएमएस वगैरह जो भी कोर्सेज है वो भी एक तरह से उसी में होता है। अब सबसे पहले तो हो गया आपका एमसीसी काउंसलिंग 15%, जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंट होती है। ओके। दोनों कोर्सेज के लिए। ठीक है। उसके बाद होता है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में क्या है, टोटल मिला के किसी भी स्टेट की 85% गवर्नमेंट सीट है, 15% तो आपके एमसीसी के पास चल गया। वो काउंसलिंग जो कमेटी होगी वो उसको स्टेट कमेटी कराएगी। जैसे राजस्थान में राज यूजी नीट करवाती है, देन यूपी में यूपीडीजीएमई कराता है, बिल्कुल। एमपी में एमपी है, केरला में किंग कराता है, कर्नाटक में केईए कराता है। ये सब काउंसलिंग कमेटी होती है जो 85% गवर्नमेंट सीटों के लिए काउंसलिंग कराती है। देन इसके बाद में जो उस स्टेट की 100% प्राइवेट सीट है, जैसे आपके यूपी के कॉलेज हैं जितने भी, जैसे यूपी में आपके वाराणसी में हेरिटेज है, लखनऊ में एरा है, जो भी कॉलेज है, 100% सीट के लिए उस स्टेट की काउंसलिंग होगी। ठीक है। तो बच्चों को सबसे पहले, अब जैसे काउंसलिंग होगी 100% सीट के लिए, तो कुछ कॉलेज ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं। ये ओपन और क्लोज क्या है, इसको समझे? देखिए ओपन और क्लोज दो चीजें, ये मेन ये होता है, ये गवर्नमेंट में तो होता नहीं है। देखिए गवर्नमेंट में तो क्या 15% सीटों के लिए बच्चा एलिजिबल है ही सही। ओपन क्लोज कुछ स्टेट ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम अदर स्टेट वाले बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, हम हमारे यहाँ के स्टेट के बच्चों को एडमिशन देंगे। ये ओपन और क्लोज का क्राइटेरिया। ओके। ओपन मतलब किसी भी स्टेट के आप हैं उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे यूपी है, यूपी एक ओपन स्टेट है। ओके। आज बच्चा हरियाणा से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से बच्चा यूपी में एडमिशन ले सकता है। यूपी एक ओपन स्टेट है। वही मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ। उड़ीसा में 2 प्राइवेट कॉलेज है हाईटेक के, दोनों में आप अदर स्टेट वाला बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, वहां ओनली उड़ीसा का बच्चा एडमिशन ले सकता है। महाराष्ट्र में अदर स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें ओनली महाराष्ट्र का ले पाएगा। ओके। इस टाइप से ओपन और क्लोज करके है। ठीक है। अब जो एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है, उसका फी का जो रहता है 5-10,000 रुपए सिक्योरिटी जमा होती है गवर्नमेंट के लिए, 2 लाख रुपए होती है प्राइवेट के लिए। अब 1000 फीस जो होती है ये होती है काउंसलिंग फी, तो टोटल मिला के 11,000 जमा होते हैं आपके जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए आपके 5,500 रुपीज जमा होते हैं।
अच्छा। 500 उसका फी होता है। और डिम्ड के लिए यदि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाह रहे हैं तो 2,05,000 आपका इस पे सिक्योरिटी डिपॉजिट तो होता ये क्या रिफंडेबल होता है? है। सर इसमें से 10,000, 5,000 और 2 लाख रिफंडेबल है। और जो काउंसलिंग फी लग रहा है 1,500 और 5,000 जो लग रहा है, मतलब दोनों में अलग अलग, वो आपका नॉन रिफंडेबल। आपको कॉलेज मिल जाता है तो भी आपका रिफंड आएगी सिक्योरिटी। इन कंडीशन कॉलेज नहीं मिलता तो भी आपके सिक्योरिटी रिफंड आते हैं। ये दोनों अगर 2 लाख लग रहा है वो भी? यस सर। लेकिन अगर मुझे कॉलेज मिल गया, मैं एडमिशन नहीं लिया? सर देखिए एमसीसी का रूल ये है, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है, आपने ज्वाइन नहीं किया कोई बात नहीं, फ्री एग्जिट है। सेकंड राउंड में यदि कॉलेज मिल जाता है, आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी लैप्स हो जाएगा। ओके। एमसीसी में सेकंड राउंड ऑफ वो है। लेकिन यही यदि मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में फर्स्ट राउंड में ही एग्जिट फ्री नहीं है, आपको वहीं पर पैसा डूब जाएगा। मतलब फर्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट हुआ, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपके पैसे डूब गए? डूब जाएंगे। और सेकंड राउंड में आपको बैठने दिया जाएगा फिर? वापस 2 लाख रुपए जमा अच्छा, फिर वापस आप 2 लाख रुपए जमा करो। आप फिर छोड़ दीजिए। तो ये हर स्टेट के अलग अलग काउंसलिंग के हर रूल्स हैं। स्टेट का अलग रूल तो है। मुझे लगता है कि स्टेट वाइज इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो हर स्टेट को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक ओवरव्यू पे ही हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो फी हो गया। इसके बाद क्या? आपके जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो मेन क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। बच्चे के पास में 10th 11th 12th की मार्कशीट होना कंपलसरी है। ठीक है। बहुत बच्चे हैं यूपी बिहार से जो ये बोलते हैं हमने तो 11th पढ़ी ही नहीं। आपने पढ़ी नहीं, लेकिन 1 साल का गैप है ना, स्कूल वाला मार्कशीट बना के देता है। हाँ, बच्चों के पास मार्कशीट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल देता है। बिहार में जैसे 11th का जो बिहार बोर्ड है, 11th का एग्जाम नहीं होता है। इवन यूपी बोर्ड में भी 11th, लेकिन स्कूल बना के दे देता है। बिल्कुल। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमारे पास 11th का मार्कशीट नहीं, आप स्कूल से लीजिए, क्योंकि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वहां जाएंगे तो आपसे क्लियरली मार्कशीट मांगी जाएगी। तो 10th 11th 12th का मार्कशीट कंपलसरी है। यदि आपके स्टेट में मार्कशीट कम सर्टिफिकेट नहीं आता और सर्टिफिकेट अलग से आता है तो आप उनसे सर्टिफिकेट भी लीजिए। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में सर्टिफिकेट अलग से आता है, इंटरमीडिएट बोर्ड है। नहीं, बिहार में भी अलग से आता है। इंटरमीडिएट बोर्ड जहाँ पर भी है सर, वहां पर आपका सर्टिफिकेट अलग। इसके बाद में आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या लाइसेंस वगैरह जो भी है आपके पास में, वो आपका कंपलसरी है। नीट के फॉर्म के टाइम पे जो आपने फोटो लगाए थे वही फोटो होना आपके पास। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नीट के समय जो आप फोटो यूज किए हैं फॉर्म में, वही फोटो आपको काउंसलिंग के टाइम में भी लेके आना है। ठीक है। जरूरी नहीं है फोटो के ऊपर डेट हो। बहुत बारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैंने नीट के फॉर्म में तो गलती से डेट लगवा दिया, अब नहीं है। कोई कंपलसरी नहीं है, आपका फोटो अपडेट होना चाहिए, वही फोटो होना चाहिए। ठीक है। प्रोविजनल लेटर जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब मिलेगा। एडमिट कार्ड आपका चाहिए होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है। कास्ट जैसे अपन बात करें SC ST OBC जो है, SC और ST का तो पुराना सर्टिफिकेट चल जाता है, लाइक उसका कोई अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, 10 साल पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। लेकिन OBC और जो EWS है, इन दोनों का जो सर्टिफिकेट है, पहले जब EWS नहीं आया था उससे पहले OBC का 1 ईयर का चलता था। 1 ईयर, कुछ जगह पर 2 ईयर का चलता था। वो डेट टू डेट चलता था। आज जैसे 15 तारीख है, 15 अप्रैल तक का चलता है, तो ऐसे चलता था। बट अब इन्होंने क्लियर कर दिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। तो अभी जो बच्चा 24 में एग्जाम दे रहा है उसको 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट चाहिए, OBC और EWS। ओके। इन दोनों के क्या 2 तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक होता है स्टेट कोटा का, एक होता है ऑल इंडिया का। मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों के अलग। अच्छा, दोनों के अलग अलग सर्टिफिकेट अलग अलग बनते हैं, हर स्टेट बनाता है। तो आपको दोनों चाहिए। आप यदि ऑल इंडिया में एडमिशन ले रहे हो तो ऑल इंडिया वाला, आपको स्टेट कर रहे हो तो स्टेट में लगाना है। ठीक है। दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग। बिल्कुल सही है। फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट पुराना रहता है, बट उसकी जो काउंसलिंग होती है उस टाइम पे आपको जिस स्टेट में कंडक्ट कर रहे हैं आप, वहां पर जाकर आपको उसको अपडेट कराना रहता है। वो डॉक्टर की टीम बैठती है, वो चेक करते हैं कि ये बच्चा एलिजिबल है भी या नहीं, मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। हाँ जी। 40 to 80 तक का इसका क्राइटेरिया रहता है। इन कंडीशन कोई बच्चा 40 से नीचे बिलो करता है, 35% PWD में आता है कैटेगरी में, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है। आपको मिनिमम उस क्राइटेरिया में तो आना ही चाहिए। इसके बाद NRI वगैरह OCI जो कैंडिडेट है तो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग। जैसे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट फोटो होते हैं, सॉरी पासपोर्ट होता है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होता है, एम्बेसी सर्टिफिकेट हुआ, रिलेशनशिप एफिडेविट हुआ, वो सब। और इंडिया में NRI सीट के लिए फर्स्ट ब्लड रिलेशनशिप ही चलता है। आपको ट्री बना के देना रहेगा, सारी चीज जो स्पॉन्सर करेगा वो बना के देना रहता है। बहुत बार क्या होता है, कुछ एजेंट बोल देते हैं हमारा कोई बंदा है वहां पर, उसको आपका दिखा देंगे ऐसे करके, वो एलिजिबल नहीं है। कल यदि आपकी ऑडिट होती है कॉलेज में और आप गलत सर्टिफिकेट के साथ पकड़ाई में आते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। बच्चे का 2nd ईयर में भी, 3rd ईयर में भी ऑडिट होती है और आप गलत किसी डॉक्यूमेंट से एंट्री कर रहे हैं कॉलेज में, तो आप वैलिड नहीं है, आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। ओके। तो इसलिए हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग NRI आजकल स्पॉन्सर सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा जो अभी इस टाइम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है एडमिशन में, NRI के नाम पे हो रहा है, और बच्चे अच्छे खासे रकम बच्चों का फंस जा रहा है
और बहुत सारे बहुत बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा। साउथ के कॉलेजेस में भी हो रही है, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आ रही है एनआरआई में, हम्म, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में गवर्नमेंट एक नया नियम निकाला था कि जिन कॉलेजों के पास में जो एनआरआई सीट है, पहले ये क्या करते थे कि एनआरआई सीटें नहीं भर पाती थी डिम्ड की, तो ये क्या करते थे उसको मैनेजमेंट कोटा में दे देते थे कि भैया हमने तो मैनेजमेंट कोटा में करके और जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ में सीट बेच दी मिनिमम मार्क्स पे। बट लास्ट ईयर एक नया रूल निकाल दिया कि एनआरआई सीट होगी वो एनआरआई कैंडिडेट से ही फिल होगी। ओके। यदि मानो एनआरआई कैंडिडेट नहीं आया हम्म। तो वो सीट खाली रहेगी, वो खाली रहेगी, आप मैनेजमेंट नहीं कर कोटे से सकते, उसको नहीं कर सकते फिल हैं। नहीं कर सकते। अब इस चीज के चक्कर में कुछ साउथ में हाँ, फर्जीवाड़े करके हाँ। गलत डॉक्यूमेंट बना के एंट्री करवा दिया, हम्म, अब वो चेक हो रहे हैं, पकड़ाई में आ रहे हैं, तो बच्चे कैंसिल हो रहे हैं। हम्म, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, गलत तरीके से नहीं जाए। रही बात अब जैसे काउंसलिंग प्रोसेस का ये हो गया, किसी भी कॉलेज को सबसे मेन क्या होता है, कोई भी कॉलेज अपन ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करने के कुछ ऑप्शंस होते हैं कि राइट किस तरीके से अपन कॉलेज का सिलेक्शन करें, हाउ टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, क्या क्या रहता है। सबसे पहले कनेक्टिंग लोकेशन, आप जहां पर भी कॉलेज देख रहे हैं या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोकेशन ही देखेंगे। आज बच्चा यूपी का है, वो अंडमान में जाके कॉलेज लेना नहीं चाहेगा, वो यही चाहेगा कि मेरी अप्रोच लोकेशन हो, मुझे लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आए या मुझे डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं आए। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो उन चीजों के बारे में ध्यान रखेगा। सेकंड होता है फीस स्ट्रक्चर, बच्चा फीस वगैरह के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 1500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, लेडी हार्डी की 1200-1300 रुपए कुछ समथिंग फी है। वहीं मैं जीएमआर कॉलेज की बात करूं आपको गुजरात की, तो 3.5 लाख रुपए फीस प्लस हॉस्टल है वो गवर्नमेंट कॉलेज। अब बच्चा चॉइस फिलिंग करते टाइम पे क्या गलती करता है कि उसके सामने 370 कॉलेज आ गए, 380 मतलब 400 हो जाएंगे, अभी तो 400 प्लस हो जाएंगे, उसके सामने 410 420 कॉलेज आ गए, वो क्या करेगा A to Z सारे फिल कर देंगे। बजट आपका 50,000 का है, 1 लाख रुपए फीस तक का है, आप उस 5 बच्चे लाख को वाला पता नहीं है कि उस कॉलेज का फी है फीस तो कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसके उसका फीस जहन में ज्यादा ये है। चल रहा है कि गवर्नमेंट का तो 10,000 मतलब कैसे भी करके गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, बिल्कुल। मेरे 600 नंबर आए, लेकिन लेकिन जब आप ये देखिए इसका फीस कितना है। तो हमेशा चॉइस फिलिंग करते टाइम पे बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आप फिलिंग कर रहे हो ना, तो उस कॉलेज का फीस कितना है। आप पहले से सीट बना के रेडी रखें कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेजों का चॉइस करना है। एक की सर बॉन्ड सर्विसेज होता है, अच्छा। बॉन्ड सर्विसेज होते हैं, बॉन्ड क्या दो तरह से होते हैं। एक होता है, सबसे पहले होता है डिसकंटिन्यू बॉन्ड, एक होता है सर्विस बॉन्ड। तो डिसकंटिन्यू बॉन्ड जो होता है वो तो ये होता है कि लाइक आज मैंने एमबीबीएस ज्वाइन कर लिया और मैं उसको छोड़ रहा हूँ बीच में, तो डिसकंटिन्यू बॉन्ड अप्लाई होगा। ओके। ऐसी गलती तो बहुत कम बच्चे करते हैं कि बहुत बीच कम में अपना डिग्री छोड़ देंगे। रेयरेस्ट नहीं, रेयर केस कोई रियल से रियल केस होगा जो डिग्री छोड़ देता है। दूसरा होता है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। इस कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेजों में जो बॉन्ड होता है सर्विस बॉन्ड, उसका मतलब ये है कि जहां प्राइवेट कॉलेज 1 साल की 20 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट आपको 10,000 20,000 30,000, जैसे यूपी में 20-25,000 रुपए फीस है, 20,000 रुपए में यदि गवर्नमेंट पढ़ा रही है तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप उसमें कुछ हेल्प करें या मेडिकल एजुकेशन में थोड़ा सा रिटर्न में हाँ कुछ दें। आपको मैं अगर फ्री में पढ़ाना, फ्री ही है ऑलमोस्ट, तो आप भी मेरे सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो यूपी में 2 साल का बॉन्ड है, चाहे तो आप 10 लाख रुपीज अमाउंट दीजिए, आप नहीं करना चाह रहे, या फिर आपको 2 साल तक जॉब करनी रहेगी। ओके। राजस्थान में 5 लाख रुपीज अमाउंट है और 2 ईयर तक जॉब करनी है। तमिलनाडु में 5 ईयर तक आपको जॉब करना है, नहीं करते तो 5 लाख रुपीज अमाउंट है। ओके। यही मैं हरियाणा में आ जाता हूँ, तो हरियाणा में 5 ईयर जॉब करना है, आप नहीं करते तो 25 लाख रुपीज अमाउंट आपको करना रहेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, जिस बच्चे के 650 नंबर आए हैं, मेरे पास में भी लास्ट ईयर की थे बच्चे, मैंने भी देखे, बच्चे के नंबर आ रहे हैं 670, वो हरियाणा में जा रहा है या कहीं और जा रहा है। तो आप सर्विस बॉन्ड को थोड़ा सा ध्यान रखें कि सर्विस बॉन्ड मीन्स कि आप वहां पर उलझ जाएंगे। पीजी करने के लिए कोई मना नहीं है, आप पीजी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पीजी करने के बाद आप बॉन्ड करेंगे, पहली बात तो पीजी का बॉन्ड हो जाएगा आपके ऊपर, और फिर ऊपर से यूजी का बॉन्ड। 5.5 साल के एमबीबीएस करने के बाद में 5 साल तक उस स्टेट में नौकरी करनी है, नहीं करोगे तो आप पैसा देना पड़ेगा। तो हमेशा क्या है, चॉइस फिलिंग करते टाइम पे बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि बॉन्ड वगैरह क्या है, कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस जगह नहीं है, किस जगह कितना बॉन्ड है, क्या पे आउट लग रहा है, कहाँ पर कितनी सर्विसेज हैं, क्या है। एक जैसे सर्विस बॉन्ड का हो ही गया मैटर, उसके बाद एक पीजी कोटा होता है सर। अच्छा। इंटरनल पीजी, जैसे आपने बीएचयू का देखा होगा, बीएचयू में इंटरनल कोटा है। तो अभी क्या होता है, जैसे यूजी की काउंसलिंग हो रही है एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस की काउंसलिंग में क्या होता है, एमसीसी 15% कराता है, स्टेट 85% कराता है, वहीं पीजी में 50-50 हो जाता है। अच्छा। एमसीसी 50% कराएगा और 50% जो सीट होगी वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी करेगी। इन दोनों में क्या होगा, अभी तो आप क्या जिस स्टेट के नागरिक हैं, जिसका डोमिसाइल है आपके पास में, उस स्टेट की
आपको रिजर्वेशन मिल रहा है 85%। लेकिन पीजी टाइम पे क्या होगा कि जिस स्टेट से एमबीबीएस किया वहां का ही बेनिफिट मिलेगा आपको, ओके, चाहे आपके डोमिसाइल किसी भी स्टेट का कहीं हो। से भी हो। आज मैं ओके, ठीक। राजस्थान से हूँ, हाँ, हाँ। मैंने आके यूपी में एडमिशन ले लिया, हम्म, एमबीबीएस यूपी से किया, हम्म, तो मुझे जो पीजी बेनिफिट मिलेगा ना, तो मेरा डोमिसाइल पीजी के लिए यूपी का हो जाएगा, राजस्थान का नहीं रहेगा, मतलब आपके जो एमबीबीएस का सर्टिफिकेट है वही डोमिसाइल हो वो जाएगा। डोमिसाइल हो जाएगा। ओके। अब बच्चा इसमें क्या गलती करता है, देखो कोई ऐसा स्टेट से कॉलेज मिल रहा है जहाँ पर पीजी की सीटें कम है और बिल्कुल नंबर आपके कम आ रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो वो एक अलग मैटर है। बट आपके अच्छे नंबर है तो कम से कम ऐसे स्टेट तो चूज करो जहाँ पीजी में बेनिफिट हो, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एमबीबीएस लाइक यूजी डिग्री, उसका कोई ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप जनरल फिजिशियन ही रहेंगे, आप सर्जन नहीं बन सकते, तो पीजी करना तो कंपलसरी है। बिल्कुल, अब पीजी को आगे के लिए देख के तब आप इस कोर्स को चूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में सीटें कम है, आसाम वगैरह में कम है, नागालैंड में सीटें ही नहीं है, अंडमान में सीटें नहीं है, या फिर कुछ साउथ के भी स्टेट है, गोवा वगैरह, बच्चे बोलते हैं गोवा में चल जाएंगे पढ़ाई कर लेंगे, तो वहाँ सीटें ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही नहीं है। यही यदि आप कर्नाटक जाएं, महाराष्ट्र जाते हैं, यूपी जाते हैं या राजस्थान जाते हैं, वहाँ पीजी की सीटें ज्यादा है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। लो बजट कॉलेज, अब बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होता है वो लो बजट कॉलेज के नाम से होता हाँ, बिल्कुल, कि हम 30 लाख 40 लाख 45 लाख में कॉलेज दिला देते हैं। है। इंडिया में भी बोल देते हैं कि 20 लाख रुपीज में हम आपको कॉलेज दिला देंगे, 30 लाख रुपए आपका बजट पूरा आएगा, ऐसे सब पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में सबसे सस्ता जो कॉलेज है वो आपके केरला में है, ओके। उसके लिए आपको 500 प्लस मार्क्स चाहिए, वो क्लियर है। यदि आपके 400 मार्क्स है और कोई बोल रहा है 40 लाख में कॉलेज दिला देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये टोटल फ्रॉड है। तो ये 540 के आसपास जो मार्क्स केरल के लिए आप बता रहे हैं, तो क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए? प्राइवेट के। ओके। अब इसके बाद कर्नाटक वगैरह है, 500 प्लस चाहिए, छत्तीसगढ़ है 500 प्लस चाहिए, तो मिनिमम टू मिनिमम बजट है इंडिया में जो 40 लाख के आसपास तो आप मान के चलिए। यदि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 20-25 लाख रुपए में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, मेरे 300 नंबर आए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो ज्यादातर जो बच्चा ट्रैप होता है ना, ये हिडन चार्ज क्या है? सर हिडन चार्जेस होता है किसी भी स्टेट में कोई भी कॉलेज अपन ले रहे हैं तो वहाँ हिडन के नाम पर कुछ अलग से फीस होती है, लाइक वो नए वेबसाइट पे दिखाई जाती है, कहीं और दिखाई जाती है। जैसे मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में आपको दिखाया जाएगा हॉस्टल का फीस हम 1.5 लाख रुपए लेते हैं हॉस्टल का, बट यहाँ पर 1 लाख रुपए वहां जाओगे तो बोलेंगे नहीं मेस का हम 1 लाख रुपए, तो वो हिडन हो गया, जो पैसा आपको नहीं बताया गया। ये चीज बहुत ज्यादा है, खासकर यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में है, और आपके साउथ के भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हिडन चार्जेस फ्रॉड में आपको बता ही चुका हूँ। 30 लाख रुपए में एमबीबीएस करो इंडिया से, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद ठीक है, बच्चे अब मेन चीज क्या मिस करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक एएसआईसी कोटा बेनिफिट होता है। एएसआईसी कोटा बेनिफिट लाइक जिनके फादर की सैलरी के अंडर 20 के अंडर में है और उनको बेनिफिट मिल रहा है, बट वो फॉर्म फिलिंग नहीं करते, इस बात से चूक जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, एएसआईसी बेनिफिट बहुत अच्छा है। किसी के पेरेंट्स यदि प्राइवेट सर्विस में है तो उनको एएसआई का बेनिफिट उठाना चाहिए। आपको 550 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। SC ST कैटेगरी में तो सर 200 नंबर तक भी कॉलेज मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है SC ST में। तो सीटें ज्यादा नहीं है, 330 सीट होने के बाद में कट ऑफ डाउन हो रहा है, इसका मतलब बच्चों को नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रही है, नॉलेज नहीं है। बस ओनली ये एक ही रीजन है, माइनॉरिटी बेनिफिट। माइनॉरिटी क्या है कि अपने यहाँ पर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस और बुद्धिज्म, तो जैन। बुद्धिज्म के लिए तो एक ही ओनली यूनिवर्सिटी बना रहे थे सुभारती मेरठ को, बट वो अभी कंपल्सरी मतलब कंप्लीट बनी नहीं। उसके अलावा जैन के लिए एक सुमनदीप यूनिवर्सिटी आपके बड़ोदरा में है, और एक आप महावीर तीर्थंकर आपके मुरादाबाद में। दोनों प्राइवेट कॉलेज है, एक डीम्ड कॉलेज है, एक स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है। जहाँ माइनॉरिटी में कोई जैन माइनॉरिटी का बच्चा है जिसके नंबर 500 आ रहे हैं या 450 आ रहे हैं, मतलब उसी कॉलेज में अदर कैटेगरी का बच्चा 400 450 नंबर में जा रहा है, वही वो बच्चा 200 नंबर में उस कॉलेज में पढ़ता है, तो वो माइनॉरिटी बेनिफिट है। अब बच्चे इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे, आपको जैन वगैरह बच्चे कॉन्टेक्ट में आते हैं कि हम जैन है लेकिन वो माइनॉरिटी बेनिफिट नहीं लेते, नहीं ले पाए कि अरे हमारा सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। अलग से कुछ नहीं है, आपकी पंचायत समिति में जाइए, वहां पर सर्टिफिकेट आपको वैलिड बनता है। मुस्लिम माइनॉरिटी का बेनिफिट आपको मिलता है, सिख माइनॉरिटी के लिए आपके पंजाब में कॉलेज है, आपका माता गुजरी ये बिहार में है, तो अलग अलग माइनॉरिटी के बेनिफिट आपको मिलते हैं। कैटेगरी में SC ST OBC जो मैंने आपको बताया कैटेगरीज वो है, उनका जो बेनिफिट मिलता है वो सिख माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। एजुकेशन बेनिफिट में क्या है सर कि बच्चा डोमिसाइल कहीं से है, आज जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी का आपके पास डोमिसाइल है, बट आपने 11th-12th दिल्ली से किया, तो आपको जो एजुकेशन बेनिफिट मिलेगा ना, आप दिल्ली की भी 85% सीट के लिए एलिजिबल हो और यूपी की भी सीटों के लिए एलिजिबल। मतलब जहाँ का आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वहां के लिए भी एलिजिबल होगा 85% के लिए,
और जहाँ के लिए आपका डोमिसाइल है वहाँ के लिए भी हो गया। हाँ, ओके, दोनों जगह पर एलिजिबल है। ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने एजुकेशन जहाँ से किया वहाँ का आपको बेनिफिट मिल रहा है वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। गर्ल चाइल्ड बेनिफिट होता हम्म है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो बेनिफिट है वो हम्म आपका हिमाचल में होगा। हम्म वहां पर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से कोटा है, रिजर्वेशन कोटा है, 300 350 नंबर पे भी कॉलेज मिल जाता है। ओके। उसके अलावा नहीं है। हम्म अदर स्टेट में जैसे राजस्थान में आपका गर्ल्स चाइल्ड फ्री है एजुकेशन, 6-7 गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ गर्ल्स की फीस नहीं लगती, ओके। वो फ्री है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम्म आर्मी कोटा के अंदर क्या है, आर्मी के जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने बताया एसीएमएस में आपको बेनिफिट मिल रहा है, स्टेट टू स्टेट जो कॉलेजेस रहते हैं वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। राजस्थान में या यूपी बिहार में जहां पर भी आप आर्मी की बैकग्राउंड से कोई फैमिली से है, तो उसको अपने स्टेट के अंदर कुछ नंबर का बेनिफिट है। सही है। ये सर्विस बॉन्ड यूनिवर्सिटी वगैरह तो का। सर्विस बॉन्ड मैंने आपको जैसे बताया, हाँ। डिस्कंटिन्यू बॉन्ड सर्विस बॉन्ड जो होता है, हम्म ये ओपन क्लोज और सर्विस बॉन्ड इसके अंदर शो कर रखा है पूरा कि सर्विस बॉन्ड कौन से स्टेट में कितना है। इसमें मैं व्यूअर्स को बोल दूं कि बता दूं कि आगे वाले जब हम लोग स्टेट वाइज करेंगे तो किस स्टेट में काउंसलिंग के क्या प्लस कटअप कितना गया, 2-3 ये साल के सब कटअप पे बात करेंगे, फी क्या है उस पे बात करेंगे, और वहाँ पे सर्विस बॉन्ड है, पीजी है कि नहीं है, पीजी बेनिफिट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या आपके सर्विस बॉन्ड के लिए क्या है, उस सब पे हम लोग बात करेंगे। ये सब चूंकि इस सब पे हम लोग बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स हर स्टेट पे भी हम लोग स्टेट वाइज बात करेंगे। ये ओवरऑल था कि हम बताएं कि बच्चे जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं, और एग्जाम के बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करते हैं एडमिशन के लिए, तो उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से गलतियां बहुत हो जाती है, उसके लिए वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। और सचिन जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीका से बताया। मुझे लगता है कि इससे बच्चे बहुत ही मतलब लाभान्वित तो होंगे ही होंगे, और ये पेरेंट्स को भी थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या क्या चीज बच्चे गलतियां करते हैं, और फॉर्म भरते समय पेरेंट्स भी अवेयर रहेंगे कि इन सारी चीज के बेनिफिट्स मुझे मिल सकता है अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का ये होपकास्ट था इंडिया के ऊपर, इंडिया में एमबीबीएस कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है, और आपको किन किन चीजों को ख्याल रखनी चाहिए फॉर्म फिल करते समय। चूंकि आपका नीट का एग्जाम बहुत करीब है, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अभी से मैं आपको गुड लक भी बोल दूं कि आपका एग्जाम अच्छा हो, अच्छे मार्क्स मिले, और अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास इस तरह की वीडियो इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन जाते रहे। और आपके पास अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है या कुछ अगर आप विशेष तौर पे जानना चाह रहे हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम स्टेट वाइज इंडिया के एमबीबीएस के बारे में बताएंगे कि किस स्टेट में कितने सीट्स हैं, क्या कैसे मेरिट वहाँ पे पिछले 3 सालों में गया है, क्या क्या वहाँ फी के क्या व्यवस्था है, कितने तरीके के फी है, कितने तरीके के सीट्स हैं। इन सब पे हम लोग एक एक स्टेट वाइज भी हम आपके पास वीडियो लेके आएंगे, आपके नीट के एग्जाम तक सारे वीडियो कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच जाए। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें,